हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, आज है 13 जनवरी और आज मैकेनिकल अफेयर्स में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो भी एग्ज़ाम है आपके मैकेनिकल डिप्लोमा से हो चाहे बीटेक से हो, ईएससी, गेट, एसएससी, जेई, इसरो, स्टेट जेई या पीएसयू जैसे आईयूसीएल का एग्ज़ाम है, एनपीसीआईएल, एसपीसीएल, एनएफएल और सेल और एनटीपीसी। तो इसमें सभी मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और पहले ही लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्रिपलिंग लोड पी फॉर द कॉलम ऑफ लेंथ एल विद वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। तो देखिए, यहाँ पे कोई कॉलम स्टड की बात हो रही है। तो कॉलम एक एंड पे फिक्स है, ठीक है, एक एंड पे फिक्स हो रहा है, अदर एंड पे फ्री हो रहा है। तो इसमें से आंसर क्या होगा बताइए, इसमें से आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी होगा। जल्दी जल्दी आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी आंसर, ठीक है। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4 एल स्क्वायर। अब कैसे होगा भाई, देखिए वन एंड फिक्स होता है और वन एंड फ्री होता है, अदर एंड फ्री होता है, तो इफेक्टिव लेंथ होती है ना वो 2L होती है, ठीक है, 2L हो जाती है। अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ एल बराबर जब 2L रखोगे यहाँ पे तो 4L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया पाई स्क्वायर ए अपॉन एल स्क्वायर। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं इससे। तो यहाँ पे देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, पी ई होता है, पी ई इजकल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो यूलर फार्मूला है, ठीक है। पहली बात तो क्लियर। पहला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन बहुत सारे बताऊंगा एक साथ में, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ देखो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो एक साथ बता दे रहा हूँ धीरे धीरे। देखो, यूलर फार्मूला होल्ड गुड फॉर ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। तो यूलर फार्मूला होता है वो ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तैयार कर लेना, आप पीडीएफ इसकी रख लेना, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और रैंक का इन फार्मूला होता है वो होल्ड गुड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। याद रखना, ठीक है। रैंक का इन फार्मूला होता है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को रखता है। गेस्ट थ्योरी होती है, एक थ्योरी होती है गेस्ट थ्योरी, वो डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है। उसके बाद एक थ्योरी होती है रैंकाइन थ्योरी। तो रैंकाइन थ्योरी होती है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है। तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या क्या है। देखिए, ए मशीन पार्ट सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कोई मशीन का पार्ट है, ठीक है, तो एक्सियल उस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे। स्ट्रट होता है आपका हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड हो सकता है। इसके बाद जो स्ट्रट है अगर वो, लेकिन वर्टिकल स्ट्रट होगा ना, वर्टिकल, उसको हम कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, स्ट्रट की परिभाषा पूछी जाती है, कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेता है क्वेश्चन आंसर में। तो स्ट्रट क्या है, व्हाट इज स्ट्रट। तो स्ट्रट आप बता सकते हो कि एक्सियल स्ट्रट एक मशीन का पार्ट है, एलिमेंट है, उस पर क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है। बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ एंड कंडीशन है, आपको बता रहा हूँ एंड कंडीशन, ठीक है, एंड कंडीशन। तो एंड कंडीशन देखेंगे, ध्यान से देखना। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपका यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें ही सब कुछ रखेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो एक एंड कंडीशन क्या बन रही है, दोनों सिरे हिंज हो, मतलब दोनों सिरे आपके क्या है, हिंज्ड हैं, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, HINGED, ठीक है, हिंज है। तो बोथ एंड हिंज, ठीक है, बोथ एंड हिंज होंगे। तो यहाँ पे देखो हिंज है, ठीक है, ये हिंज है। तो ये इसकी जो स्टड है, इसकी लंबाई जो होगी इफेक्टिव लेंथ, तो एल बराबर एल हो जाएगी, मतलब इफेक्टिव लेंथ होगी वो हो जाएगी एल, ठीक है। तो एल होगी, तो इसमें एल इफेक्टिव लेंथ में जब एल रखोगे तो ये आ जाएगी आपकी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। पहला क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, समझ लो एक बार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है और बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, कम से 4 से 5 घंटे में तैयार होते हैं ये वीडियो। देखो, जब दोनों सिरे फिक्स हो, ठीक है, बद्ध मतलब फिक्स, ठीक है, फिक्स, जब बोथ एंड फिक्स हैं तो एल बराबर होता है इफेक्टिव लेंथ, तो एल बराबर होता है L/2,
ठीक है। तो ये फिक्स है ना एंड देखो, ठीक है फिक्स है, तो एल बराबर एल बाई टू हो जाएगा। तो इसमें पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर में एल बराबर एल बाई टू रखोगे तो इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बता देना मुझको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा समझाने की। नेक्स्ट देखते हैं, ये एंड कंडीशन है, जिन्होंने पढ़ी होंगी उनको पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, आगे देखते हैं, जब एक सिरा फिक्स और दूसरा हिंज हो, मतलब वन एंड फिक्स एंड अदर हिंज। तो एक तो देखो ये क्या है, फिक्स है, और एक हिंज है। ठीक है, ये वाला हिंज है, ये फिक्स है। तो एल बराबर जो होता है वो होता है एल बाई रूट टू। ठीक है, एल बाई रूट टू होता है। तो एल बाई रूट टू जब रखोगे तो ये आपका बन जाएगा, वही यूलर फॉर्मूला रखोगे तो 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, जब एक सिरा फिक्स है, मतलब वन एंड फिक्स एंड दूसरा फ्री है। ठीक है, वन एंड फिक्स है एंड अदर फ्री है। तो इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो एल होता है ना, इफेक्टिव लेंथ होती है ना, वो 2L हो जाती है। ठीक है, 2L हो जाती है जैसे लिखा हुआ है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पी ई इजकल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं, बस ये इफेक्टिव लेंथ के फॉर्मूले हैं ना, जो लेंथ है ना वो हमने रख दी है यूलर फार्मूले में, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सॉल्यूशन जो निकल के आए हैं, ठीक है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार जो निकल के आए हैं ना, ठीक है, इस वाले फार्मूले में देखिए सारी जो एंड कंडीशन है इस वाले फार्मूले में रख दी हैं, बाकी ये सॉल्यूशन निकल के आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेक्शन मॉडुलस इज डिनोटेड बाई। तो सेक्शन मॉडुलस होता है, देखो आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। सेक्शन मॉडुलस मैंने कल ही बताया था, जेड इक्वल टू आई अपॉन बाई होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ नीचे अपॉन और बाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए मैंने कल ही आपको बताया था, कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ से एक कंडीशन बनती है ये वाली, ये जो होता है बेंडिंग इक्वेशन एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन बाई इजकल टू ई अपॉन आर। तो इसमें हम लेते हैं क्या, दो ले लेते हैं इक्वेशन। जैसे मान लो ये वाली, ठीक है, ये वाली ले ली, तो यहाँ पे ये रखी है। तो सिग्मा की जब वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो एम बाई अपॉन आई निकल के आएगा। उसके बाद देखो आगे, आगे जब निकालेंगे हम एम, तो एम निकालेंगे तो सिग्मा इजकल टू आई अपॉन बाई। तो आई अपॉन बाई जो होता है ना वही जेड होता है, जेड होता है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ आपको बता रखा था कल वाला वीडियो, प्लीज़ कल वाला वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा हो। ठीक है, मैकेनिकल अफेयर्स सर्च करना, क्या सर्च करोगे, मैकेनिकल अफेयर्स। ठीक है, AFFAIR मैकेनिकल अफेयर्स। जो भी डेट देखनी है आपको 12 की 13 की, वो देख लेना आप। ठीक है, बाकी MR की मैकेनिकल सर्च करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज। जब इफ़िशियंसी इंक्रीज करते हैं डीजल साइकिल की तो क्या होता है, तो ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी आंसर हो जाएगा, विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। इफ़िशियंसी जब बढ़ाएंगे तो कट ऑफ रेशियो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, अपोजिट रिलेशन, और बाकी रिलेशन मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, सब देख लेना, कॉपी में लिख लेना, बाकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आप, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो। देखिए थर्मल इफिशियंसी जो है डीजल इंजन की, देखो डीजल साइकिल जो होता है वो बनता कैसे है, पहले ये तो देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना, और PV, देखो वन कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये वाली जो लाइन है वो प्रेशर होती है ये वाली, और ये वॉल्यूम की होती है। ठीक है, तो वन कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, वन कांस्टेंट प्रेशर हो गया, टू आइसेंट्रोपिक हो गया। तो सारे मैंने बता रखे हैं। देखो वन से जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी इसकी इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है वो ये लिखा है, देखो क्या क्या लिखा है, 1 - 1/r की पावर गामा-1, फिर ब्रैकेट में लिखा है देखो क्या, रो की पावर गामा-1 अपॉन गामा
ब्रैकेट में रो -1। ठीक है, ये होती है आपकी इफ़िशियंसी। तो देखो मैंने आपको एक बार बताया था इसको लिखने का तरीका कैसे है। देखो आपको जो वो वाली इफ़िशियंसी होती है उसकी ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी वो क्या होती है 1-1/r⁻⁻1। ठीक है, यही तो होती है, ये तो याद हो जाती है। बाकी कैसे करोगे, आपको रो -1 ऐसे लिखना है। ठीक है, अपन बट्टे में लिखना है रो -1 ऐसे लिख लेना है। बाकी जो गामा है ना यहाँ पे ऊपर चढ़ा दो और यहाँ बगल में रख दो। ठीक है, बस याद हो गई, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। टर्म्स देखो यहाँ पे जो आर है वो है कंप्रेशन रेशियो, गामा है वो क्या है पता है, वो है एडियाबेटिक इंडेक्स, और रो है वो कट ऑफ रेशियो है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है आगे। देखो जब हम आर और गामा मतलब अब एडियाबेटिक इंडेक्स और आर कंप्रेशन रेशियो जब बढ़ाते हैं तो डीजल इंजन की इफ़िशियंसी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, ये लिखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना इसको ध्यान से। बाकी दूसरा पॉइंट देखो, जब इफ़िशियंसी जो कट ऑफ रेशियो जब बढ़ाते हैं, ठीक है, तो डीजल इंजन की इफ़िशियंसी होती है वो घटती है। या वो ऐसे बोलेगा डीजल इंजन की इफ़िशियंसी जब बढ़ाते हैं तो कट ऑफ रेशियो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो अभी क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है, बाकी देखिए जब लोड बढ़ाएंगे तो फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ेगी। फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है ना, लोड बढ़ाएंगे तो फ्यूल की सप्लाई बेसिकली बढ़ेगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आईसी इंजन में। बाकी देखो जब कट ऑफ रेशियो फिर कट ऑफ रेशियो होगा वो इंक्रीज़ होगा तो एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ये होता है सीक्वेंस। बाकी मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, आईसी इंजन अगर मैं करवाऊँगा कभी क्लास चालू करूँगा तब आपको पढ़ाऊँगा। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो अभी कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DMRC जेई 2000 और SSC जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विच डिनोट पाथ इज फॉलोड बाय द ऑटो साइकिल इज स्लो PV डायग्राम। तो देखिए इसमें देखो भाई, इसमें आपको ऑटो साइकिल का PV डायग्राम बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या होगा, ABCD कौन सा आंसर हो सकता है बताइए, मैं रुका हुआ हूँ। देखिए ये ग्राफ दे रखा है इसने, यहाँ से स्टार्ट किया है। देखो इसने ग्राफ दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट किया है और ऐसे करके नंबर डाल के, तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि पाथ कौन सा होगा, वन से देखो मैं ऑटो साइकिल के लिए बता रहा हूँ। अभी ऑटो साइकिल कैसे बनता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑटो साइकिल कैसे बनता है, ऑटो साइकिल ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे तो बनता है ऑटो साइकिल। और डीजल साइकिल कैसे बनता है, डीजल साइकिल मैंने अभी बताया था आपको कैसे, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे बनता है डीजल साइकिल। तो देखो देखो इसमें क्या हो सकता है, 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 1, तो क्या है 1 से 2, 2 4 से 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए आंसर। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। बाकी समझ में आ गया होगा, ऑटो साइकिल को ट्रेस करना था आपको, पाथ को ट्रेस करना था और बताना था कि क्या क्या है। ठीक है, बाकी इसमें अगर तुमसे ये पूछा डीजल साइकिल के लिए क्या होगा, डीजल साइकिल की तो कैसे निकालोगे, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7 और फिर 1, ये हो गया आपका डीजल साइकिल के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी देखते हैं नीचे। बाकी देखो ऑटो साइकिल का फिगर मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब कुछ डिटेल में है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, 4 से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है ऑटो साइकिल की जो होती है 1-T2/T1/T2 होती है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वो होती है ये वाली 1-1/r⁻⁻। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि गामा और आर बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है। अभी पिछले बताया था अभी जस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ चैनल को लाइक करने सब्सक्राइब करने के लिए, या मतलब वीडियो को लाइक करने के लिए, कि इतना जो कंटेंट है ना वो मैं 4 से 5 घंटे में बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो
मुझे भी तो पता चले कि वीडियो अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है। कोई बताएगा मुझे कि वीडियो में कुछ कमी हो रही है, ठीक है, वो मुझे बताए। कंटेंट में कुछ कमी हो रही है, मैं सही बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बता सकते हो ना आप। इतना नहीं बता पा रहे हो तो क्या करोगे, ठीक है। कुछ कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो कुछ रेस्पॉन्स भी तो देना चाहिए ना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द लॉ ऑफ बेसिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट कौन करता है भाई? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसरो में पूछा गया है, इसरो में 2016 में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ठीक है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से फर्स्ट लॉ से, वो बनता है टी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, PDF में मिल जाएगा। डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे DE लिख गया है, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सही तरीके से। बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। एंट्रोपी होती है DS इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। क्या होती है? DS इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है, S। तो चेंज एंट्रोपी का फॉर्मूला है ये। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है, SSC JEE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थियोरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू ए ऑरिफिस। तो ऑरिफिस के लिए क्यू एक्चुअल और क्यू थियोरेटिकल, ठीक है, ये होता क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज अपन और क्यू थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ये होता है CD, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो CD बराबर हम जानते हैं कि CD बराबर होता है CC इंटू CV होता है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इसमें तो CD तो दे नहीं रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, देखो ऑप्शन में कहीं है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, CC इंटू CV, यही होता है CD के बराबर। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ सकते हैं, देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो भाई, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.61 से लेकर 0.65, ये याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है 0.61 से लेकर 0.69। तो सबसे ज़्यादा होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है, ये होती है 0.95 से लेकर 0.99। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है डिस्चार्ज, CD होता है ये सी होता है, ये CV होता है, ठीक है। बाकी एक रिलेशन और बनता है इंपॉर्टेंट, वो देखिए। रिलेशन क्या है भाई? एक रिलेशन जो बनता है वो होता है CD इजकल टू CC इंटू CV। तो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो पढ़ रहे होंगे, जिनको पता होगा कि कंटेंट अच्छा है, तो वो लाइक कर देंगे। बाकी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो अच्छा है या नहीं है, वो मुझे बता देना प्लीज़, तुम लोगों से ही पता चलेगा मुझे। तो मैं बनाऊंगा वीडियो, नहीं तो मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं। मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए, यहाँ पे सब सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, DDA में मिला है, DDA में क्वेश्चन आया है, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसमें आया ये क्वेश्चन। तो देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेम्पलेट। बाकी ये बहुत बार पूछा गया, IUCL में भी पूछा गया, IUCL में लास्ट बार IUCL में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, कोई बताएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो आंसर कैसे दिया करो, 7 का B आंसर, ठीक है, या 7 का A आंसर, ऐसे करके आंसर दिया करो, ना कि B बोल दिया और A बोल दिया, ठीक है, ऐसे मत दिया करो। बाकी देखो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा टू सपोर्ट द कोर। तो चैम्पलेट होते हैं वो सपोर्ट, कोर को सपोर्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चैम्पलेट क्या है और कोर क्या है, दोनों देखते हैं ध्यान से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, जिनको नहीं समझ में आएगा वो बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोर, ठीक है, कोर देखेंगे भाई, कोर होती क्या है। तो देखो, कास्टिंग हम करते हैं, जैसे हमें ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है, ये पैटर्न है हमारा, ठीक है। कास्टिंग तो आप सब जानते हो कैसे करते हैं। मोल्टेन मेटल होता है, पिघला हुआ धातु होता है, उसको किसी भी कैविटी में डालते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है। उसके बाद वो
मोल्ड होता है ना, सांचा होता है, उसके अंदर जम जाता है, फिर उसको निकाल लेते हैं, फिर उसकी फिनिशिंग करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस होता है, सब जानते हैं। देखिए, तो कोर क्या है? द कोर आर डिफाइंड एज द सैंड बॉडी यूज टू फ्रॉम द हॉलो पोर्शन ऑफ कैविटी डिजायर शेप एंड द साइज कास्टिंग। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लो कि कोर है क्या। तो कोर जो होती है ना, वो होती है हॉलो। कोर का काम क्या होता है, ये देखो, ये वाला जैसे हमें पार्ट बनाना है कोई, ठीक है, तो ये देखो पैटर्न इसका क्या बनना है, देखो ऐसे करके पैटर्न बनना है ना, पूरा ऐसे करके पूरा सॉलिड बनना होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो जो कोर होगी ना, वो बस सैंड बॉडी होगी, ठीक है, एक सैंड की मतलब मिट्टी की एक बॉडी होगी। तो इस वाले पैटर्न के अंदर ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी को हॉलो बनाना, मतलब उसको खोखला बनाना होता है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है ना हॉलो पोर्शन दे रहा है, तो इसमें ऐसे इस तरीके से लगा देंगे। देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ऐसे करके बीच में लगा देंगे तो ये खोखला बन जाएगा अंदर से, ठीक है। बस और कुछ नहीं, यही होती है कोर। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं चैम्पलेट। अब देखो चैम्पलेट का काम क्या होता है? टू सपोर्ट द कोर, ठीक है, सपोर्ट द कोर, कोर को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो ये जो है ना, ये चैम्पलेट होते हैं, ठीक है, ये चैम्पलेट होते हैं। बाकी देखो कोई भी पैटर्न है आपका, ये ऐसे करके ये कोर लगी हुई है, हॉलो बना रहे हैं इस पार्ट बॉडी को, तो ये लगे हुए हैं वो चैम्पलेट, देखो ये लगे हुए हैं, ये लिख रहा है, ये भी लगे हैं, ये चैम्पलेट है। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ से राइज़र है, ये यहाँ से मोल्टन मेटल डालोगे ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। बाकी आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, इसमें डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है, यही होता है आपका कोर, ठीक है। इसी कोर को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? चैम्पलेट का यूज़ करते हैं। तो ये चैम्पलेट है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तो लाइक कर देना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी मैं धीमे समझाया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेकिन एक बार समझ में आ जाता है फिर कोई परेशानी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टेलर टू लाइफ इक्वेशन फॉलो। तो टेलर टू लाइफ देखिए किस में पूछा गया? यूपी आरवीएनएल जेई में पूछा गया, एई में, और एसएससी जेई 2015 में, एमपी इंजीनियरिंग में पूछा गया है, उत्तराखंड जेई में, और एसएससी जेई में। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा वी टी की पावर एन इजकल टू सी की, वी टी की पावर एन इजकल टू सी, ये होता है इसका आंसर। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? ये हो जाएगा सी आंसर। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखते हैं? देखिए इससे इंपॉर्टेंट बनता क्या है, होता तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, एन की वैल्यू कुछ डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, तो ये कुछ बाद में बता दूंगा आपको। इससे कुछ न्यूमेरिकल बनता है, उसका आंसर आपको बताना है। देखो इससे न्यूमेरिकल क्या बनता है, इससे न्यूमेरिकल क्या बनता है, न्यूमेरिकल देखो भाई, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ऐसे बताना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो 8 का जो भी आंसर निकले, ठीक है, ये 8 का आंसर जो निकले, तो 8 डाल के उसके बाद आपको लिखना है ABC में, जो भी है। देखो फॉर ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टेलर लाइफ एक्सपोनेंट 0.5, इफ़ द कटिंग स्पीड इज़ हाफ टूल लाइफ विल बी इंक्रीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बहुत बार आता है, इसी टाइप का ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है, वो 0.5 दे रखी है, और वी है ना कटिंग स्पीड, उसको हाफ कर दे रहा है 1/2। तो बस वही टूल लाइफ इक्वेशन में आपको रखना है, और आपको आंसर निकाल देना है कि क्या निकलेगा, ठीक है। टी की वैल्यू जो निकलेगी वो आप मुझे बताना कि क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार। तो विजाग स्टील में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी IOCL में पूछा जाता है, NPCL में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बफिंग व्हील आर मेड ऑफ, बफिंग व्हील होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं कॉटन फैब्रिक के, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। बाकी देखते हैं क्या है। तो देखो ये आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ये है बफिंग व्हील। क्या है? बफिंग व्हील है कॉटन फैब्रिक के। तो ये होते हैं क्या? शाइन, शाइन प्रदान करते हैं ये। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, सबसे बाद में किया जाता है ये, तो शाइन होता है, मतलब चमक प्रदान करने के लिए, चमक होती है प्रोडक्ट में, चमक प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके ग्राइंडिंग करने के लिए होता है, लेकिन इससे ग्राइंडिंग नहीं होती है, चमक होती है, ठीक है। देखिए आगे एक और है, ठीक है, एक और है बहुत सॉफ्ट, ठीक है, ये आपका बफिंग व्हील है, बफिंग व्हील, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो गैंट चार्ट इज टाइप ऑफ चार्ट विच इलुस्ट्रेट। तो गैंट चार्ट एक प्रकार का चार्ट है जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई बताइए, क्या दर्शाएगा इसमें से, आंसर बता सकता है कोई, 10 का आंसर कोई बताए जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, प्रोजेक्ट शेड्यूल, परियोजना अनुसूची। ठीक है, तो कोई भी जैसे आपका प्लांट है उसकी जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी जो सूची बनाते हैं वो इसमें गैंट चार्ट में दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये है गैंट चार्ट, देखना ये गैंट चार्ट है। तो इसमें जैसे देखो टास्क नेम है और ये मंथ दे रखा है, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग कैसे होगी, रिसर्च है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेशन है एंड फॉलोअप है। तो सारे प्रोसेस होते हैं वो अपने मंथ बाई मंथ कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो चार्ट बनता है वो गैंट चार्ट होता है। और क्या होता है, प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी ये कल क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ठीक है, कल का प्रश्न है ये। ठीक है, यस्टरडे का प्रश्न है ये, मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर दिया है भाई किसने, देखो सोहेल खान है। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 लोगों के नाम बता दे रहा हूँ भाई, वो ज़रूरी है, वो इसीलिए देते हैं, सोहेल खान। ठीक है, एक तो सोहेल खान ने दिया है, उसके बाद देखो राजेश कुमार ने दिया है, उसके बाद इसका आंसर दिया है रोहन ने। ठीक है, रोहन कुमार। ठीक है, फिर है अवि शर्मा है, अवि शर्मा ने इसका आंसर सही दिया है। उसके बाद लास्ट में दिया है इन्होंने एक ने आर यू ऋषभपुरी। ठीक है, ऋषभपुरी करके लिखा हुआ है, तो ऋषभपुरी ने आंसर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई वो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा भाई इसका 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर इज सब्जेक्ट टू ए पॉइंट 10 किलो न्यूटन मिडल ऑफ ए द बीम, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम इज। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो फार्मूला होता है वो WL/4 होता है। ठीक है, आप सब जानते हो। बाकी इसमें क्या क्या दे रखा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये दे रखा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला WL/4। तो W है ना वो आपको दे रहा है 10, L बराबर दे रखा है 8। ठीक है, और बाई 4 लगाएंगे तो 10 इंटू 8/4, तो 20 किलो न्यूटन मीटर आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको कल आज बताना है, इसका आंसर देना है वीडियो में। ठीक है, आंसर देना है इसका ध्यान से, देखो आंसर देना है तुमको। ठीक है, एन इंजन वर्किंग on Otto cycle air fuel mixture is compressed from 400 cc to 100 cc if gamma 1.5 calculate the thermal efficiency of Otto cycle। तो ऑटो साइकिल की एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस हो रहा है 400 सीसी से लेके 100 सीसी तक, और गामा दे रखा है 1.5। तो कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी आपको निकालनी है इसकी। ठीक है, तो देखो इसका जो भी आंसर आपको बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे का, वो आपको कैसे बताना है, आपको बताना जैसे 50% बनना तो 50% लिखते हैं। ठीक है, 55% बनना तो 55% आंसर दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए 14 जनवरी की वीडियो है, ठीक है, वो देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना प्लीज़। देखो बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके का सब्सक्राइब बटन है, वो उसको सब्सक्राइब करोगे, वहीं ऊपर ही बेल आइकन का बटन होगा। ठीक है, उसको क्लिक करोगे तो इस तरीके का बेल आइकन हो जाएगा। ठीक है, तो 14 जनवरी की देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।